Good evening, students. In the next topic of the principle of inheritance and variation, टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस के नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि इट इज़ फॉर टेस्टिंग समथिंग, इट इज़ फॉर something to test. In a typical test cross, a dominant phenotype is crossed with the recessive parent instead of self crossing. इसको अगर दूसरी लैंग्वेज हम लोग समझें तो हमने जो पहले क्रॉस देखी थी, इसका मतलब ये है कि F1 क्रॉस जो है, वी हैव टू क्रॉस F1 with the recessive parent. Clear? We have to cross F1 with recessive parent. And what to test? To test that this one F1 phenotypic character is homozygous और heterozygous. इन दोनों का पता करने के लिए, क्योंकि F1 में फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखता है, जैसे ये आर दिख रहा है, ये राउंड दिख रहा है, तो दिखने में तो राउंड है, ये भी राउंड हो सकता है व्हेन इट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन, एंड ये भी राउंड हो सकता है व्हेन इट इज़ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से F1 कौन सा है। सो वी हैव टू टेस्ट with the help of cross known as test cross, that by crossing F1 generation with the recessive parent, this is called test cross. Now see the example of test cross. In book it is given purple and violet and white color flower in book, that is denoted by WW, but there is no problem in that one. What will be the cross? Here it is given a purple color, with the help of that one. See, two type of phenotypic character are, which one is F1. F1 में क्या है वो लिए गए यहाँ पे कैपिटल P, स्मॉल p। यहाँ पे ये होमोजाइगस पेरेंट है, रेसेसिव पेरेंट। तो अगर इन दोनों में से ये वाला पहले वाला हम लोग लें और इसको इसके साथ क्रॉस करें रेसेसिव पेरेंट के साथ में, तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी तो वो क्या आएगी, सारे के सारे पर्पल कलर वाले फ्लावर आएंगे। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला F1 लेंगे हम लोग और उसको क्रॉस कराएंगे ये वाला, तो यहाँ पे 50% पर्पल, 50% क्या आएंगे, वाइट कलर के फ्लावर आएंगे। 1:1 का रेशो आएगा। सो from this cross we can confirm that the F1 generation parent is having heterozygous or homozygous condition. The same example is given in this one, round seed, wrinkled seed. We can cross any type of parent, any type of cross with test, any type of cross with the help of test cross. The next topic is laws of principle of inheritance. There are three laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. We already studied this one in the 10th class, that these two law of dominance and law of segregation, these are related to single gene cross. It means it is related to monohybrid cross. Clear? So we have to study this one in the with these two law in the monohybrid cross first. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये लॉ लागू नहीं होते।
तो यहाँ पे हम सिंगल जीन इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए इन दोनों लॉज को पहले यहीं पे पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाईहाइब्रिड क्रॉस में बताना ज़्यादा आसान है, इसलिए उसको इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। This is the typical scientific language. Characters are controlled by the factors. Now, factors, this term is used by the Mendel. जीन उस समय नहीं बोला जाता था, ना मेंडल को पता था कि there is some term which is known as जीन। तो मेंडल ने कैरेक्टर कंट्रोलिंग जो फीचर होता है वो फैक्टर को दिया था कि फैक्टर प्रेजेंट होता है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन अ पेयर, इसलिए हम सभी चीज़ें पेयर में काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। इन दिस सिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर एक्सप्रेस कॉल्ड डोमिनेंट, अदर वन हिडन कॉल्ड रेसेसिव। तो डोमिनेंट और रेसेसिव हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगातार। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ द ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2. It also explains the proportion in the 3:1 obtained in the F2 generation. So this is a typical language for law of dominance. सिंपल सा मतलब ये है कि दो पेरेंट के बीच में जब क्रॉस होती है तो F1 में जो फैक्टर दिखता है, जो कैरेक्टर दिखता है वो डोमिनेंट होता है और जो नहीं दिखता है वो रेसेसिव होता है। जो रेसेसिव F1 में होता है या जो हिडन होता है वो F2 में, जो F1 में नज़र आ रहा है उसके साथ में वापस नज़र आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ उससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में यहाँ बताया हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ dominance in which there are some example given here: dog, flower, snapdragon, antirrhinium species। ये important बहुत ज़्यादा law of incomplete dominance आएगा एग्जाम में, श्योर आता है, किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। In this case F1 did not resemble either the two parent but it is between the two। इनकम्प्लीट का मतलब यही है कि F1 में पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं होती है। सो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? हियर द एग्जांपल इज गिवन। सी इन दिस एग्जांपल, in between color there is a red color, there is a white color, but in F1 generation in between color ना रेड है ना वाइट है, बीच का कलर है, जो पिंक कलर है वो नज़र आ रहा है। और F2 में जैसा होना चाहिए क्रॉस वैसे ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्योर है होमोजाइगस कंडीशन उसमें रेड दिख रहा है, जो इम्प्योर है उसमें इन बिटवीन का कैरेक्टर दिख रहा है, और जो रेसेसिव है उसमें वाइट दिख रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रही है F1 जनरेशन। तो कैरेक्टर इज इन बिटवीन दीज टू पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भी फिर से वही दिया हुआ है, पिंक कलर का दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप क्लियरली। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, नाउ दिस वन इज अगेन ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ द पेरेंट। जो नई चीज़ है इसमें वो ये है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, F1 जनरेशन पेरेंट के दोनों पेरेंट के बीच वाला कैरेक्टर दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे F1 पेरेंट क्या कर रहा है, इट रिसेंबल बोथ पेरेंट, यानी दोनों पेरेंट के जैसा दिखेगा F1। A good example of this one is different type of RBC that determine ABO blood grouping in the human. ABO blood group is controlled by the gene I। नाम याद रखिएगा, जीन I से ABO blood grouping, ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुपिंग पाई जाती है, जो RBC के अंदर ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज ABO टाइप। कार्ल लैंडस्टेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ABO ब्लड ग्रुपिंग। हमारी बॉडी में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, A, B, AB एंड O।
तो ये आई जीन से कंट्रोल होते हैं। द जीन आई हैज़ 3 एलील, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज अगेन ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। हमने अभी तक जो देखा है वो ये देखा है कि 2 ही एलील होती है, जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। यहाँ पे 1 से 2 से ज़्यादा एलील है किसी एक जीन की, तो 3 एलील मिलती है यहाँ पे, आई ए आई बी कैपिटल में दोनों एंड स्मॉल आई। द एलील आई ए आई बी which one is in a capital produce a slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। RBC के अंदर जब ये दोनों मौजूद होती है जीन या जीन के एलील, ये एक अलग तरह की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्मॉल आई अगर प्रेजेंट होगा किसी के ब्लड ग्रुप में RBC में, तो वो कोई भी तरह की शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस। Since humans are diploid, they possess any of the 2 of the 3 I gene allele. IA, IB are dominant and I small I is recessive as it does not produce any sugar. Expressed as follows। तो यहाँ से क्लियर करना आपको चीज़ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि वो एक डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है हमेशा, तो कोई भी 2 जीन हो सकती है, 2 एलील हो सकती है, नॉट जीन, कोई भी 2 एलील, या तो आई ए रहेगा। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि पूरा बताता हूँ मैं आपको। इन तीनों एलील्स में से कोई भी 2 तरह की एलील किसी भी एक ह्यूमन बीइंग में पाई जाएगी, ठीक है। अगर स्मॉल आई प्रेजेंट होगा तो कोई भी शुगर उस तरह की नहीं बनेगी उसमें। और किस तरह के ब्लड ग्रुप्स आएंगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए पिक्चर, सी इस टेबल को समझ लीजिए। इट इज शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन पॉपुलेशन। एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप एंड ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अगर किसी पेरेंट में कैपिटल आई ए जीन है और दूसरे पेरेंट में कैपिटल आई ए RBC के अंदर है एलील, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो डिप्लॉयड कंडीशन इस तरह से बनेगी, और दोनों में A है एलील के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप हो गया A। अगर कैपिटल आई ए है, कैपिटल आई बी है और डिप्लॉयड कंडीशन में AB बन गया तो ब्लड ग्रुप AB। अगर कैपिटल आई ए है और उसके साथ में स्मॉल आई है, तो यहाँ पे क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी ये दोनों डोमिनेंट है और स्मॉल आई रेसेसिव है, तो यहाँ पे भी A ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। आई ए अगर होगा तो AB ब्लड ग्रुप, आई बी होगा कैपिटल में तो B ब्लड ग्रुप, कैपिटल आई बी स्मॉल आई होगा तो B ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों स्मॉल आई होंगे तो तभी ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रा देख लें हम लोग। तो ये इस तरह से जीनोटाइप रहेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर ब्लड ग्रुप O है तो ये कंडीशन रहेगी खाली किसी भी ह्यूमन बीइंग में। अगर A ब्लड ग्रुप है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। B ब्लड ग्रुप है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। AB ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ यही हो सकता है। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, और किसके अंदर होता है ये भी याद रखना है, ठीक है। इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि ब्लड किसको दिया जा सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड देता है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ इसलिए। वो ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर है, क्यों है हमें पता है। AB जो है यूनिवर्सल रिसिप्टर है।